हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि उत्तराखंड जुडिशरी से रिलेटेड दोस्तों ये अपडेट होगा। और दोस्तों इसमें हम बात करेंगे इनके जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, जो दोस्तों 2011 में प्रीवियस ईयर पेपर कंडक्ट करवाया गया था उत्तराखंड जुडिशरी का। उसी उत्तराखंड जुडिशरी के प्रीवियस ईयर पेपर के जनरल नॉलेज के पोर्सन को हम यहाँ पे डील करेंगे। दोस्तों आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि लॉ का 2011 का पेपर जो है उसको ऑलरेडी मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे डील करके रखा है। अगर आपने उसको वॉच नहीं किया है साथियों तो आप उसको वॉच करके देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन उस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। और दोस्तों आज जो मैं यहाँ पे सेशन लेने वाला हूँ ये इनके जनरल नॉलेज का पेपर का है। दोस्तों यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उत्तराखंड सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा 2011 का ये पेपर है। और इसमें पेपर में कौन सा हम टॉपिक लेंगे, हम जो यहाँ पे टॉपिक डील करने वाले हैं साथियों वो सामान्य ज्ञान का, मीन्स कि जो इनका जनरल नॉलेज का पेपर है उसी पेपर को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। और लॉ की अगर हम बात करते हैं साथियों तो लॉ का पेपर मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डील करके रखा है, आप उसको ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको भाग 1 के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड जुडिशरी में सामान्य ज्ञान। दोस्तों देखिए जो पहला क्वेश्चन इनका पूछा गया है सामान्य ज्ञान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे धीरे धीरे करके आपको समझाते हुए डील करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऑब्जर्व करिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर ले रहा हूँ। अब जूम इन करने में पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो हमारा UNO से आ रहा है। और दोस्तों मैं इस वीडियो को अपलोड करने से पहले एक वीडियो अपलोड किया हूँ जो कि फुल लेंथ है। किसके लिए? UNO के लिए। जो UNO से आपका बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी UNO से रिलेटेड फुल लेंथ मैंने वीडियो सिर्फ और सिर्फ UNO से लिया है। और UNO के सारे अंश को, सारे उसके ऑर्गन्स को, सारे उसमें मेंबर्स को, जितने उसके 193 देश हैं, सबको मैंने अच्छे से वहाँ पे डील किया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र में महासचिव कौन है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो पेपर मैं डील कर रहा हूँ ये 2011 का पेपर है और 2011 के समय कोई दूसरा था, तो ये हमारे लिए ऑब्सोलीट हो चुका है। ये क्वेश्चन ऑब्सोलीट नहीं हो चुका है, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ऑब्सोलीट हो चुका है। ऑप्शन में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है, तो इस समय जो महासचिव हैं वो संयुक्त राष्ट्र का वो एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। और ये जो बता रहा है वान की मून है, ये जो है 2011 का पेपर हुआ है, मीन्स कि 2011 में ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था और ये 2011 का ये करंट अफेयर्स था। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, इसको हम नहीं करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस समय जो सचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस जी और आपको ये क्वेश्चन लर्न करके रखना है। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इनका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है भीषण भूकंप के कारण जापान के किस शहर में रेडियोधर्मी रिसाव हुआ था। अब किस के तहत रेडियोधर्मी रिसाव हुआ था, तो साथियों जो इसका करेक्ट आंसर होगा फुकुशिमा के कारण इस यहाँ पे क्या हुआ था, रेडियोधर्मी रिसाव हुआ था। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने राज्य हैं। अब राज्यों की पूछ रहा है, तो साथियों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और उसी 5 सदस्यों के द्वारा क्या किया जाता है, वीटो पावर का इस्तेमाल किया जाता है। अब साथियों आप ये भी जानना चाहेंगे कि वीटो पावर क्या होता है। सर दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वीटो पावर ऐसा पावर होता है जो काम को कराने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे ये लोग पावर का अपने निगेटिवली इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करते हैं, ये काम को रुकवाने के लिए क्या करते हैं, अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए UNO के बारे में तो दोस्तों आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जरूर वॉच करें, उसमें मैंने UNO के एक एक टॉपिक को खंगाल करके रखा है। अब इसमें हम जो इसके अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य राज्यों का नाम बता देना चाहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, इंग्लैंड है, फ्रांस है और चीन है। इनके पास वीटो लगाने की शक्ति है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली बनेंगे। किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है, तो दोस्तों ये सभी को पता है कि ये हॉलैंड महोदय जी के द्वारा कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के विषय में यह कथन हॉलैंड जी के द्वारा कहा गया है। तो ये नॉर्मली ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संसद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। तो ये करंट अफेयर की क्वेश्चन है और ये 2006 में पारित किया गया। इस टाइप के भी करंट अफेयर्स को आप क्या करेंगे साथियों, तैयार करके रखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो रहा है। अब देखिए भारत में कितने वर्षों बाद 2011 में क्रिकेट विश्व कप जीता। तो साथियों ये करंट अफेयर का सवाल है। ये 28 वर्षों के बाद, मीन्स कि 2011 से अगर हम आंकड़ा लेते हैं जब जीता गया था, तो ये 2000 मीन्स कि ये 28 वर्षों बाद भारत ने विश्व कप जीता था। 1983 में ये वर्ल्ड कप जीता था और किसके नेतृत्व में जीता था, तो साथियों ये कपिल देव जी के नेतृत्व में वर्ल्ड कप भारत ने क्या किया था, जीता था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे
आपको क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हुए रहना है कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है, क्वेश्चन का नेचर क्या है, बस ये आप ऑब्जर्व करते रहेंगे तो मान के चलिए कि आपको कोई आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने से नहीं रोक सकता है। अब कह रहा है मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में से किस वर्ष में आयोजन किया गया था। तो किस वर्ष में आयोजन किया गया था? तो साथियों 1972 में मानवाधिकार के लिए स्टॉकहोम में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारतीय संसद में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो साथियों आप सभी को पता है कि 2009 में ये अधिनियम पास किया गया था। और दोस्तों जब मैंने एक यूपी पीसीएसजे मेन के लिए मैं एस्से लिखवा रहा था, उसमें भी ये टॉपिक को मैंने डील किया है और वहाँ पे भी मैं ये 2009 वाले टॉपिक को मैंने वहाँ पे अच्छे से डील किया, निःशुल्क शिक्षा से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं साथियों। भारत में किस तारीख को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी लोगों को पता है विधि दिवस 26 नवंबर 1949 को ही हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था और उसी दिन से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लॉ डे या विधि दिवस के रूप में हम लोग उसको मनाते हैं। विधि दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि 5 जून को पर्यावरण दिवस और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो ये जितने भी इन्फॉर्मेशन थे जो डाटा से आ रहे हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको मैंने यहाँ पे शेयर करने का कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा बच्चों के कल्याण से संबंधित है, से सीधे संबंधित है? तो जाहिर सी बात है बच्चों के जब कल्याण से संबंधित आता है तो इसमें यूनिसेफ एक संस्था है। ये यूनिसेफ संस्था जो होती है ये बच्चों के कल्याण से संबंधित होता है और यही हमको एग्जामिनेशन में मार्क करना है और इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इससे आगे चल करके, इससे बढ़ करके आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मैं पूरा का पूरा आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाला हूँ और सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डील करूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये जो सोशल इंजीनियरिंग का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था तो साथियों ये रास्को पाउंड जी महोदय हैं। मीन्स कि ये जूरिस्प्रूडेंस का ये टर्मिनोलॉजी है और ये रास्को पाउंड जी के द्वारा ही क्या किया गया था, सामाजिक अभियांत्रिकी जिसको हम लोग सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, इन्हीं के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो कह रहा है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? अब इसमें से पूछ रहा है अस्थायी सदस्य नहीं है। तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि अस्थायी सदस्य की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत 5 अस्थायी सदस्य हैं और 5 अस्थायी सदस्य में कौन कौन है? अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, इंग्लैंड है तथा चीन है। अब इसमें से आप छांट सकते हैं कि कौन अस्थायी सदस्य नहीं है। तो साथियों जर्मनी जो है इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ये लोग इसके अस्थायी सदस्य हैं, लेकिन जापान जो है इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। दोस्तों अस्थायी सदस्य होने का क्या फ़ायदा है? अस्थायी सदस्य होने का ये फ़ायदा है कि आपके पास वीटो का अधिकार है। मीन्स कि आपको काम में टांग अड़ाने का अधिकार आपको दे दिया गया है। कहाँ पे? संयुक्त यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे देखिए साथियों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में किस वर्ष में जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन हुआ था? तो साथियों जो कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था ये जलवायु परिवर्तन को लेकर के, तो ये 2009 में ये कोपेनहेगन में एक जलवायु सम्मेलन आयोजन किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में आत्मरक्षा का अधिकार अनुमन्य है? तो आत्मरक्षा का अधिकार, ये देखिए अब अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसमें है, तो ये अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आत्मरक्षा के अनुमन्य के अधिकार के बारे में बताया गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। आत्मरक्षा का अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 51 में ये बातें उपबंधित करके रखा गया। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है साथियों? तो ये कृष्णा तीरथ जी को नियुक्त किया गया था और ये कब का है? तो ये 2011 का पेपर है। आप इसको ध्यान में रखे रहिएगा और बस आप यहाँ से ये टारगेट करके रखिएगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है और बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस समय का करंट जो होगा उसको आप लर्न करके रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। अमेरिका और रूस के मध्य सबसे बड़ा शस्त्रों की कटौती का समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों ये 2010 में, ये भी हमारे लिए ऑब्सोलीट हो चुका है क्योंकि ये 2010 का करंट अफेयर है और इस तरह के करंट अफेयर आपको समझ करके रखना है, पढ़ करके रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। कब प्रदान किया गया था? तो साथियों जब इसकी हम बात करते हैं, मीन्स कि जब 73वां संविधान संशोधन आप देखेंगे तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पे ग्राम पंचायत को देखा गया था। पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अब क्वेश्चन नंबर जब हम 18 देखते हैं तो यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रीय एवं राज्य आपात प्रबंधन प्राधिकरण की
की स्थापना की गई है। तो कब की गई थी? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हम मार्क करेंगे वो सी वाला करेंगे। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा इसको क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी और ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी स्थित है। जो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी है वो कहाँ पे स्थित है? तो साथियों इसकी जो स्थापना किया गया ये भोपाल में किया गया है। भोपाल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। भारतीय योजना आयोग एक है। जो भारतीय योजना आयोग है ये क्या है? यह एक सलाहकार निकाय है। मीन्स कि भारत में योजना आयोग की स्थापना मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जो पंचवर्षीय योजनाओं से संबंध में सलाह देती है। साथियों आप सभी को पता होगा कि 2014 से ये आंकड़ा बदल गया है। अब योजना आयोग के जगह पे साथियों अब नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। मीन्स कि जो योजना आयोग हुआ करता था, जो थिंक टैंक हुआ करता था, जो सोचने का कार्य करता था, सोचता था कि 5 वर्ष में हम किस प्रकार से हम अपने देश को, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, अब उसी का जगह नीति आयोग के द्वारा ले लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया था कि किस साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिकॉर्ड किया जा सकता है? तो दोस्तों ये किया जा सकता है, इसका करेक्ट जो ऑप्शन है करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में ये बात बताई गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। तो साथियों ये सभी को मालूम है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पारित किया गया था, ये कब पारित किया गया था? तो 2005 में ये एक्ट को पारित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 23 को हम यहाँ पर देखते हैं। मुद्रा राक्षस नामक किताब का लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो है विशाख दत्त जो हैं, इन्हीं के द्वारा ये मुद्रा राक्षस का किताब लिखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की, यहाँ पे किताब के क्वेश्चन को दिखाने का मतलब ये है कि आप किताब से भी आप लर्न करके रखेंगे कि कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। ये यहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हिट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है? तो साथियों आप सभी को पता है कि जो बुर्ज खलीफा है यही दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, सबसे ऊंची इमारत इसी को बताया गया। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। किस मुद्दे पर श्री कृष्ण कमेटी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट पेश की है? तो दोस्तों ये उस समय का करंट अफेयर था, ये हमारे लिए अभी क्या हो चुका है? ऑब्सोलीट हो चुका है, तो इसको देखने का कोई पर्पस नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। जम्मू और कश्मीर का संविधान में अस्तित्व में आया, तो ये कब आया? तो ये 26 जनवरी 1957 को ये आया था। और साथियों आपको पता होना चाहिए कि अब 31 अक्टूबर 2019 के बाद से J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करके जम्मू कश्मीर को अब भारत का हिस्सा बना लिया गया। किस एक्ट से? J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आने के बाद से। क्वेश्चन नंबर 27 साथियों आपको ये टर्मिनोलॉजी देख करके बार बार क्वेश्चन बन रहा है ओम्बुड्समैन, और ओम्बुड्समैन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। ओम्बुड्समैन की संख्या सर्वप्रथम आरंभ हुई, कहाँ पे आरंभ हुई? तो ये 1809 में जर्मनी में आरंभ हुआ। ओम्बुड्समैन की स्थापना सर्वप्रथम 1908 मीन्स कि 1908 में स्कोपेन डिवाइड देश में स्वीडन में की गई थी, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं। किस साल में भारत ने मेयर न्यायालय 3 प्रेसिडेंसी नगरों में आरंभ की थी? तो ये कब किया गया था? तो ये 1726 के अंतर्गत किया गया था। बहुत हिस्ट्री टाइप का ये क्वेश्चन है। वर्ष 2010 का 16वां सार्क सम्मेलन हुआ था। तो दोस्तों ये देखिए सार्क सम्मेलन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 16वें सार्क की बात कर रहा है, और ये 16वां सार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब हम करेंट का अपना देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है 30 वाले में, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को देने का श्रेय किसको जाता है? तो ये किसको जाता है? ये मॉन्टेस्क्यू जी को जाता है। देखिए इसके ऑप्शन को, इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जबकि डायसी विधि शासन के प्रतिपादक थे। मीन्स कि AB जो डायसी थे ये विधि के शासक के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की, इसमें कह रहा है वर्ल्ड इन्वेंटमेंट रिपोर्ट किसकी वार्षिक प्रकाशन है? तो दोस्तों ये जो प्रकाशन है ये अंकटाडा UNCCTAD की ये क्या है? ये वार्षिक प्रकाशन है। देखिए प्रकाशन से भी क्वेश्चन उस समय पूछा जा रहा था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथियों, इसमें कह रहा है अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ, मीन्स कि अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत का जो मामला था ये किससे रिलेटेड है? तो साथियों आप सभी को पता है कि 2 कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लॉन्च किया गया था, एक एक्टिव यूथेनेसिया को, एक पैसिव यूथेनेसिया को। ये जो कॉन्सेप्ट है ये दोस्तों ये पैसिव यूथेनेसिया के बारे में कॉन्सेप्ट दिया गया था। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के केस लॉ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और ये बात कर रहा है किस चीज़ की? पैसिव यूथेनेसिया की बात कर रहा है, एक्टिव यूथेनेसिया की बात नहीं कर रहा है। अरुणा रामचंद्र शानबाग का केस है।
क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत तटस्थ देश का कर्तव्य है, क्या तटस्थ है? उपरोक्त सभी, मीन्स कि वो परिवर्जन रहेगा, निवारण करेगा, मूक सहमति दे सकता है, सभी चीज़ों एक कर सकता है। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारे एग्जामिनेशन में। अब देखिए कौन कौन से भारत के संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो साथियों आप सभी को पता है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ही थे। देखिए एक्सप्लेनेशन को, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जबकि संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। जब मैंने UNO का अपना क्लास लिया था तो उसमें मैंने सर BN राव के नाम को कई बार बताया है, आप उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सर BN राव थे। धातव्य मीन्स की पता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना को आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जबकि आपात उपबंध का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जा रहे हैं और इससे रिलेटेड आपको जानकारी रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करते हैं साथियों। किस संशोधन में मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो साथियों आप सभी को पता है कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको कि हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। देखिए मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था, जबकि 44वें संविधान संशोधन संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके इसको हटा दिया गया था। और इसको कहाँ डाल दिया गया? संपत्ति के अधिकार को 300 A के अंतर्गत इसको डाल दिया गया, मीन्स कि इसको विधिक अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करते हैं। तो कह रहा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है साथियों वो उपराष्ट्रपति जी जो हमारे होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वही राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति राष्ट्रपति होता है, मीन्स कि उपराष्ट्रपति होता है, सभापति उपराष्ट्रपति होता है और ये वही उसका कार्यवाहक संचालन करता है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, कौन सा? धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको पंथ निरपेक्ष राज्य के नाम से जानते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य में राज्य अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता है, बल्कि वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। इसी को तटस्थ कराना कहते हैं, धर्मों के प्रति तटस्थ रहना। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं। संविधान द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना न्यूनतम आरक्षण विहित है? तो दोस्तों 1/3 आरक्षण के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है? तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, यही हमारे आधारभूत ढांचा नहीं है। और आधारभूत ढांचे की अगर हम बात करते हैं तो साथियों हम कैसे केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस को भूल सकते हैं? इसी के केस लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कि हमारे पास क्या है? हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? हमारे उद्देशिका है, मौलिक अधिकार है, न्यायिक समीक्षा, ये सभी हमारे क्या होते हैं? ये सभी के सभी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में विधान परिषद है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश यहाँ पे ऑप्शन दिया है, और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया भी गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो आप साथियों आप सभी को पता है कि बाबा साहेब के द्वारा अनुच्छेद 32 को कहा गया। क्यों अनुच्छेद 32 को कहा गया है? इसलिए अनुच्छेद 32 को कहा गया है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पार्ट 3 है, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 के बीच में हमारा जो फंडामेंटल राइट दिया गया है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट को किसी के भी द्वारा अगर कर्टेल किया जा सकता है तो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिट के माध्यम से हम जा सकते हैं 32 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। और यहीं पर दिया गया है आर्टिकल नंबर 226, अगर हमारे फंडामेंटल राइट को कोई भी कर्टेल करता है तो हम 226 के अकॉर्डिंग हम हाई कोर्ट में भी रिट्स को क्या कर सकते हैं? इशू करा सकते हैं। वही सारी बात यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करते हैं, त्वरित विचारण का अधिकार है। त्वरित विचारण का अधिकार क्या होना चाहिए? ये हमारा एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, मीन्स की जो स्पीडी राइट टू स्पीडी ट्रायल की बात कर रहा है। अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत त्वरित न्याय या शीघ्र परीक्षण का अधिकार एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करते हैं। किसके अंतर्गत लोक अवकाश घोषित किए जाते हैं? तो दोस्तों पराक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत
लोक अवकाश को क्या किया जा सकता है, घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करते हैं। भारतीय संघ की राज्य भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में होगी निहित है। तो ये कहाँ बताया गया है? जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 343 के क्लॉज 1 को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बातें एज यूजुअल हमको लिखी हुई मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, यही थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, क्योंकि ये उम्र में बहुत ही बुजुर्ग थे, इसके लिए इनको अस्थायी सदस्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां नगरों में आरक्षण की गई है? तो यहाँ पे 12 अनुसूचियों को बताया गया, मीन्स कि जो हमारा अर्बनाइजेशन की बात करता है उसके लिए 12 यहाँ पे बताया गया अनुसूची, 12 नंबर अनुसूची की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात करते हैं। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उपबंध करता है? तो यहाँ पे जो आर्टिकल दिया है 338, इसी के अंतर्गत यहाँ पे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करते हैं। कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम, देखिए साथियों कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का अध्याय 2 किस विधि के नियम को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा? तो ये जो है होता है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है कि ये मुस्लिम विधि को प्रभावित करने वाला एक्ट नहीं माना जाएगा। अब इसका लास्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो साथियों आप सभी को पता है कि 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। और इसमें क्या बताया गया? इसके अंतर्गत बताया गया कि जो शिक्षा होती है हमारा वो मौलिक अधिकार होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपका उत्तराखंड जुडिशरी का जो 2011 का जो लॉ का जो जीएस का पेपर था उस जीएस को भी पेपर को मैंने यहाँ पे कवर कराने का भरपूर प्रयास किया है। दोस्तों इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक पे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें उत्तराखंड जुडिशरी से रिलेटेड इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एज पॉसिबल मैं आपके लिए वो वीडियो क्रिएट करके लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए।